लास्ट लाइक 6 ईयर से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों कर रहा हूँ। ठीक है। सो स्टार्ट मैंने पेरिशेबल प्रोडक्ट से किया था, अभी करंटली मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। एंड जो मार्केट में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ दैट आर मोस्टली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन मार्केट एंड सम एशियन कंट्रीज लाइक नियर बाय कंट्रीज लाइक भूटान, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है। एंड रिसेंटली जो मैंने न्यू कंट्री टैप किया दैट इज ताइवान। ठीक है। सो आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, लाइक लाइक चैट बॉक्स में दिखा है मुझे कि काफ़ी लोग डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो विच इज़ गुड। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है कि एक 5 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। जैसे फर्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन होने के बाद उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको उस हिसाब से आपको कंपनी या फिर फर्म रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। सो जो जो भी नए स्टूडेंट्स है, नए 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 से एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको टाइम स्पेंड करना है तो आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन में ही करना चाहिए। ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मेरे हिसाब से। ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के काफ़ी सारे क्राइटेरियाज है। ठीक है। कुछ ऑनलाइन मेथड है, कुछ ऑफलाइन मेथड है, कुछ फ्री सोर्सेस है, कुछ पेड सोर्सेस है। ठीक है। काफ़ी सारे सोर्सेस है इसके, तो हम सेशन में प्रैक्टिकली सारा डिस्कस करते हैं। ठीक है। क्या क्राइटेरिया प्रोडक्ट सिलेक्शन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके रखा है दैट इज दैट इज वेरी गुड। ठीक है। जिन्होंने नई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है या फिर जिनको मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना है, तो उसके भी काफ़ी सारे हम क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसके बाद है फर्म रजिस्ट्रेशन, कंपनी और फर्म रजिस्ट्रेशन। ठीक है। सो इसमें आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेना है। ठीक है। आपको एक एजेंसी हायर करना है या फिर आप किसी सीए के पास चले जाओ। ठीक है। तो वो आपका सारा जीएसटी, उद्योग आधार, एवरीथिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स है, वो सारा बना के दे देगा। ठीक है। इसके बाद होता है मार्केट सिलेक्शन। ठीक है। जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा नीड किस कंट्री में, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये जो मार्केट सिलेक्शन वाला जो टॉपिक है ये हम सेशन में पूरा प्रैक्टिकली लेते हैं। ठीक है। इसके भी कुछ क्राइटेरिया है और कुछ ऑनलाइन टूल्स है। ठीक है। जिसकी हेल्प से हम इजीली जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है सबसे ज़्यादा डिमांड किस कंट्री में, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सो एक बार आपको वो अच्छे से आ गया तो ये सिर्फ 5 मिनट का काम है। ठीक है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डालना है, प्रोडक्ट का एचएस कोड डालना है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। और कुछ क्राइटेरिया भी रहते हैं, जैसे कुछ लाइक हमको प्रेफरेंस देना पड़ेगा एफटीए कंट्रीज को। एफटीए मीन्स क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। इंडिया का काफ़ी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उसका भी हमको फ़ायदा लेना चाहिए। ठीक है। सो मार्केट सिलेक्शन सबसे इजी है इसमें, ये जो भी 5 स्टेप्स मैंने दिया है इसमें सबसे इजी मार्केट सिलेक्शन ही है। ठीक है। इसके बाद है बायर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। सो जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जो आपने कंट्री आपने टारगेट किया है उस कंट्री में आपको बायर्स ढूंढने हैं। ठीक है। सो बायर ढूंढने के भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया है। ठीक है। फ्री सोर्सेस, पेड सोर्सेस, एंड अलॉन्ग विथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। ठीक है। सो ये बायर सिलेक्शन और जो आपका बायर रहेगा, ठीक है, जो आपका प्रोस्पेक्ट रहेगा, उस स्पेसिफिक कंट्री में उसका पूरा लिस्ट निकालना है, उनको कांटेक्ट करना है। उनको कांटेक्ट कैसे करना पड़ेगा, कॉल कैसे करना पड़ेगा। ठीक है। जब आप कॉल करेंगे तो कॉलिंग में आपको लाइक मैं प्रॉपर एक कॉलिंग स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ आपके साथ, पूरा वो सिखाता हूँ। ठीक है। कि बायर को आपको कैसे टैप करना चाहिए, कैसे इंक्वायरी जनरेट करना चाहिए। ठीक है। इंक्वायरी जनरेशन करने के बाद कैसे कॉस्टिंग करना चाहिए। ठीक है। कॉस्टिंग है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आप दे रहे हो। ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी सारे लाइक इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी सारे ऐसे इनको टर्म्स रहते हैं। इनको टर्म्स में डिलीवरी टर्म्स रहते हैं। ठीक है। एक हो गया आपका वेयर हाउस हो गया, एक्सपोर्टर का वेयर हाउस हो गया या फिर फैक्ट्री हो गया जहाँ से माल निकलेगा, या फिर कोल्ड स्टोरेज हो गया। ठीक है। वहां से लेके बायर के प्लेस तक
ठीक है, बीच में काफी सारे ऐसे चेक पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, सो मोस्टली एफओबी या फिर सीआईएफ ज्यादा यूज किया जाता है। तो एफओबी के हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ेगा, सीआईएफ के हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ेगा। एफओबी यानी क्या होता है, हमारे कंट्री के पोर्ट तक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जेएनपीटी या फिर नवा शेवा पोर्ट मुंबई है। अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि व्हाट इज योर एफओबी प्राइस, तो आपको बताना पड़ेगा, कॉस्टिंग करके पूरा बताना पड़ेगा, दिस इज माई एफओबी नवा शेवा मुंबई प्राइस। तो वो कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जो आप ऑफर दोगे इंपोर्टर को, फर्स्ट जजमेंट आपका प्राइस के ऊपर ही आता है। ठीक है, सो काफी नए नए स्टूडेंट है ना, इसमें थोड़ा ये कर देते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग में गलती कर देते हैं। कई कुछ स्टूडेंट है कि कुछ लाइक कुछ सर्टेन सर्टिफिकेशन का कॉस्ट है, सीएचए का कॉस्ट है, क्लियरिंग का कॉस्ट है, वो ऐड ही नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको सीएफ बेसिस पे काम करना, अगर क्लाइंट आपका फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है दुबई में है, ही इज आस्किंग, वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज सीएफ जेबल कॉस्ट, सीएफ जेबल रेट, आपको उसमें ओशन फ्रेट वगैरह वो भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फर्स्ट जजमेंट आपका आएगा कॉस्टिंग के ऊपर ही आएगा। ठीक है, कॉस्टिंग आपका लाइक ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा एकदम हाई नहीं है। ठीक है, इन अलाइन विद द जो जो उसका एक्सपेक्टेशन है वही आप प्राइस दे रहे हो उसको। ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट इंटरेस्ट दिखाएगा सैंपल में। ठीक है, तो सैंपल आपको भेजना पड़ेगा, आपकी सैंपल क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट भी अच्छा है, सैंपल भी अच्छा है, तो धीरे धीरे वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ठीक है, बाकी आपको फॉलो अप कम्युनिकेशन वो आपको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। ठीक है, सैंपल भी आपका अच्छा है, देन उसके बाद वो एक ट्रायल ऑर्डर दे सकता है, छोटी क्वांटिटी का एक ट्रायल ऑर्डर दे सकता है। आपने वो भी अच्छे से कर लिया, देन कंसिडर कि आपका बिजनेस डेवलप हो गया। अभी आपको सिर्फ उसको कंटिन्यूसली सेल करना है। एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट बेसिकली एक रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। ऐसा नहीं कि लाइक कस्टमर मिल गया आपको, आपने उसको फर्स्ट टाइम एक ही बार आपने सेल कर दिया और नेक्स्ट टाइम कभी उसका ऑर्डर आएगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आपको प्रॉपर क्वालिटी सर्विस, ठीक है, वो सारा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट रहता है बायर आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट में। ठीक है, इसके बाद रहेगा डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन। जैसे ही आपका ऑर्डर आ जाता है, एडवांस आएगा या फिर जो भी एलसी वगैरह आएगा, जो भी पेमेंट टर्म है, वो आपको एक बार एडवांस वगैरह आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, मटेरियल रेडी करना है, डिस्पैच कर देना है। ठीक है, जब आप डिस्पैच करोगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सो एज अ एक्सपोर्टर आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन में रोल आता है सीएचए एंड फ्रेट फॉरवर्डर का। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो लाइक यू वोंट बी अलोन, आपको एक सीएचए एंड फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, एक लॉजिस्टिक फर्म रहता है। ठीक है, तो वो क्लियरिंग वाली सर्विसेज एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग वाली सर्विसेज, दोनों सर्विसेज अंडर वन रूफ वो आपको देती है। ठीक है, तो आपको उनको कांटेक्ट करना है, वो लाइक दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, बट आपको कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, और डॉक्यूमेंट कैसे बनाने पड़ते हैं दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। ठीक है, हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, जस्ट मिनट चैट। डू वी नीड जीएसटी फॉर दिस बिजनेस, यस। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई जीएसटी होता नहीं है, बट जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सो फर्म रजिस्ट्रेशन, लाइक जिनका ऑलरेडी फर्म रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन लोगों ने फर्म रजिस्टर नहीं किया है, यू कैन स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, बाद में लाइक यू कैन अपग्रेड इट टू प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी, जैसा आपको करना आप कर सकते हो, बट मोस्ट प्रिफरेबल है कि अगर आप नए से स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, सो जीएसटी कंपलसरी है, जीएसटी आपको लेना है, उद्योग आधार, एमएसएमई वगैरह भी हो सकता है। तो आपका जो सीए है या फिर जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, आजकल काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी आए हैं, दैट इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप सिर्फ उनको बता दो कि सर मुझे एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, या फिर मुझे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसके हिसाब से क्या क्या सर्टिफिकेशन लगेगा वो सामने से आपको बताएंगे, आप गाइड भी करेंगे, और आपको आपको बना के भी दे देंगे वो। ठीक है, सो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेना है, काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स है, कंपनीज है, ऑनलाइन कंपनीज है, जिनको आप कांटेक्ट करोगे इजीली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, कुछ जो भी अच्छे बैंक से, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, नेशनल बैंक से भी आप बना सकते हो। ठीक है,
करंट अकाउंट के साथ साथ आपको बैंक से एडी कोड भी बनाना पड़ेगा, ऑथराइज डीलर कोड। ठीक है। इसके अलावा आईसी, आईसी यानी क्या होता है? आईसी इज नथिंग बट योर लाइसेंस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस है इसको कहा जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है। एंड इसके बाद है आरसीएमसी। आरसीएमसी यानी होता है रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है। सो गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है। सो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं। ठीक है। कुछ नियर अबाउट 36-37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है। ठीक है। अभी रिसेंटली जो बजट हुआ था, बजट में एक और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऐड हुआ है, दैट इज मखाना बोर्ड। ठीक है, जो कि रहेगा बिहार में। ठीक है। सो अगर आपको मखाना एक्सपोर्ट करना है तो आपको मखाना बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो स्पाइसेस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा। एग्रो प्रोडक्ट के लिए अपेडा है, तो आपको अपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है। किसी को हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसको मेंबर बनना पड़ेगा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। तो ऐसे गवर्नमेंट ने काफी सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है, तो अब जब आप स्पाइसेस बोर्ड के मेंबर बन जाओगे तो स्पाइसेस बोर्ड आपको देगा आरसीएमसी सर्टिफिकेट, स्पाइसेस बोर्ड का। ठीक है। तो ये कंपलसरी रहता है, तो आपको ये आरसीएमसी भी लेना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है अदर डॉक्यूमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। उसके बाद फिर जैसा आपका प्रोडक्ट है वैसा आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो सकता है। बट ये जो मैंने आपको बताया, फर्म रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, उद्योग आधार, करंट अकाउंट, एडी कोड, आरसीएमसी, आईसी, ये कंपलसरी है। ये सबके लिए सेम है। इसके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि 190 प्लस कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है। ठीक है। सो कुछ ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज है जैसे आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। सो ये क्या करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबली इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। ठीक है। जैसे कुछ डिलीवरी टर्म्स है जो भी मैंने आपको बताया, एफओबी, सीआईएफ। ठीक है। ये सारा ये जो इंटरनेशनल बॉडीज है यही डिजाइन करती है। ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक एचएस कोड भी रहता है जो प्रोडक्ट को स्पेसिफिक करता है। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एचएस कोड क्या रहेगा ये सारी इंटरनेशनल बॉडीज ही डिसाइड करती है। ठीक है। तो कुछ रूल्स है जो इंटरनेशनली सारे कंट्रीज के लिए सेम रहते हैं। ठीक है। तो ये भी हम सेशन में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे कुछ पेमेंट टर्म्स भी हो गए। ठीक है। एडवांस हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो गया। ये कुछ 4-5 ऐसे पेमेंट टर्म है जो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जैसे हमने इंटरनेशनल बॉडीज देखी वैसे लोकल बॉडीज भी है। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पर। ठीक है। तो टॉप पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारा डीजीएफटी डिजाइन करता है। ठीक है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर बैन लाना है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर से बैन हटाना है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर लाइक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी है। ठीक है। सारा डिसीजन डीजीएफटी का रहता है। ठीक है। वैसे 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक है, जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया से मोर देन 10,000 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं हर साल। ठीक है। जिसमें से 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। कुछ 1%, लेस देन 1% प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स है थोड़ा बहुत। वो भी क्यों है कि उसका सप्लाई चेन गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जैसा भी हमने डिस्कस किया था, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं। तो ये डीजीएफटी के अंडर में ही आता है। ठीक है। अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का काम क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का ये काम है कि जो भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक नॉलेज एक्सपोर्टर को चाहिए, सप्लायर्स डेटा चाहिए, बायर्स डेटा चाहिए, तो सारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पूरा हेल्प करता है इसमें। ठीक है। इसके बाद अभी हम देखेंगे इंसेंटिव्स। जैसे मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट को। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जितने बेनिफिट्स दिए हैं एक्सपोर्ट को उतना ना डोमेस्टिक बिजनेस के लिए दिया है ना इंपोर्ट के लिए दिया है। ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इंपोर्ट इंसेंटिव दिख रहा है। ठीक है। तो ये इंपोर्ट इंसेंटिव भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए है। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है। तो ये स्कीम, ये एक लाइसेंस है, ईपीसीजी लाइसेंस कहा जाता है इसको। सो ये लाइसेंस के अंडर में आप कैपिटल गुड्स या फिर मशीनरीज आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है।
जिसके ऊपर आपको कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। सो फॉर अगर फ्यूचर में आपको किसी को कोई प्लांट वगैरह फैक्ट्री वगैरह सेटअप करना है, एंड उसके लिए आपको कैपिटल गुड्स या फिर मशीनरी चाहिए जो कि अब इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या तो है तो काफ़ी हाई कॉस्ट में अवेलेबल है, और फॉरेन कंट्री में वो आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, काफ़ी लो प्राइस में आपको मिल रहा है, तो आप फॉरेन कंट्री से आप इंपोर्ट कर सकते हो। बट इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं गवर्नमेंट के, स्पेशली डीजीएफटी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है। सो वैसे तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इंपोर्ट को सपोर्ट नहीं करती है, इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारे लाइक 20-30 से लेके कुछ 100-200% तक भी टैक्सेस है कुछ प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं कि इंपोर्ट हो। बट ये करंट जो बजट हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया कि आप स्क्रैप वगैरह जो हो गया, कॉपर का स्क्रैप, एल्यूमिनियम का स्क्रैप, क्योंकि जो रिसाइकल होता है, इसके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। ठीक है। ताकि क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनको रॉ मटेरियल कम से कम प्राइस में अवेलेबल हो। ठीक है। सो गवर्नमेंट जो इंपोर्ट में सपोर्ट कर रही है वो ये कुछ प्रोडक्ट पर सपोर्ट कर रही है। ठीक है। अगर आपको रॉ मटेरियल वगैरह प्रोक्योर करना है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। ठीक है। उसके बाद है एडवांस लाइसेंस। ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको जो आपने मशीनरी इंपोर्ट किया है, तो मशीनरीज में आपको रॉ मटेरियल फीड करना पड़ेगा। ठीक है। सो वो रॉ मटेरियल के ऊपर भी अगर आप एडवांस लाइसेंस के अंडर में रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हो, तो वो रॉ मटेरियल भी, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं रहेगा। ये अंडर एडवांस लाइसेंस, एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस कहा जाता है इसको। इसके अंडर में लाइक आपको जीएसटी भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप कुछ ला रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट के ऊपर आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। बट अंडर एडवांस लाइसेंस स्कीम्स, एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस स्कीम्स, आपको जीएसटी भी पे नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सिंगल रुपये आपको देना नहीं पड़ेगा। बट जो रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसको आपको सिर्फ एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है। चलो ये हो गया इंपोर्ट इंसेंटिव। इसके बाद हम देखेंगे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है टीएमए, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कुछ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए रहता है, जिसके अंडर में आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, तो वो आपको गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको कुछ रिफंड देती है। बट ये दैट इज स्पेसिफिक टू फ्यू पेरिशेबल प्रोडक्ट्स ओनली, सारे प्रोडक्ट के लिए नहीं है ये। ठीक है। इसके बाद है डीपी के, दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है। उसके बाद है आरओडीटीपी, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो ये भी इंसेंटिव दिया जाता है ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट के ऊपर, ये भी दोनों इंसेंटिव आपको मिलते हैं। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जीरो, ऐसा भी है। तो जीरो से लेके अप टू 5% तक ये डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 10 लाख का एक्सपोर्ट किया है और उसके ऊपर 2% डीपी के है, 2% आरओडीटीपी है। ठीक है। सो इसके हिसाब से आपको 40,000 रुपये गवर्नमेंट आपको दे देंगी। इतना इतना सपोर्ट करती है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को। ठीक है। और गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी नहीं ले रही है, इंसेंटिव आपको अलग से दे रही है। ठीक है। तो ये इसको जो लाइक ये इंसेंटिव जो है, ड्यूटी ड्रॉबैक, आरओडीटीपी, इसको क्लेम कैसे करना चाहिए। ठीक है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द जो हमारा 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा, वर्कशॉप में सारा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। बट आपको मैं ये भी बताता हूँ कि इंसेंटिव के पीछे मत भागो, इंसेंटिव तो गवर्नमेंट आपको दे देंगी। ठीक है। प्रोडक्ट ऐसा सिलेक्ट करो कि उसके ऊपर 100-200-300% तक मार्जिन रहे, जो कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट है। ठीक है। मोर देन 500% भी आपको मार्जिन मिल जाएगा उस पर। ठीक है। इसके बाद है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, जैसे मैंने आपको कहा था कि काफ़ी सारे इनको टर्म्स है, पेमेंट टर्म्स है। ठीक है। जो इंटरनेशनली सेम रहते हैं। ठीक है। और ये निगोशिएबल रहता है। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि कौन से डिलीवरी टर्म्स में आपको काम करना है, कौन से पेमेंट टर्म में काम करना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्स वर्क इज नथिंग नथिंग बट फैक्ट्री प्राइस। इसमें आपका ना कोई ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा, ना कोई आपका कस्टम चार्जेस, कुछ भी ऐड नहीं होगा। देट इज जस्ट अ फैक्ट्री प्राइस। तो अगर आप एक्स वर्क इनकोडम में काम कर रहे हो तो आपको इंपोर्टर को सिर्फ फैक्ट्री प्राइस बतानी है, दैट्स इट। ठीक है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन, इंडिया पोर्ट पर क्लियरेंस, उसके कंट्री के पोर्ट पर क्लियरेंस, एंड उसके कंट्री के पोर्ट से उसके वेयर हाउस तक का ट्रांसपोर्टेशन सारा इंपोर्टर के अकाउंट में रहेगा। ठीक है। अगर आप एफओबी इनकोडम में काम करते हो, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है। एफओबी यानी फ्री ऑन बोर्ड। बोर्ड यानी क्या होता है? बोर्ड यानी वो जहाज, वो वेसल जिसके ऊपर आपका कंटेनर लोड होगा।
ऑन बोर्ड होगा, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, वहां तक का जो भी कॉस्ट है, वहां तक का जो भी रिस्क है, वो सब एक्सपोर्टर का रहेगा। ठीक है, तो अगर आपका एक्सफर प्राइस आ रहा है $100, तो आपका एफओबी प्राइस रहेगा $105। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ते रहेंगी, कॉस्टिंग में वो ऐड होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद C&F, CIF, ये भी इनकोटर्म में काफी ज्यादा यूज होते हैं। वैसे टोटल 11 इनकोटर्म्स है जो आईसीसी ने डिजाइन किए हैं, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बनाए हैं। टोटल 11 इनकोटर्म्स है। तो उसमें से पर कंसाइनमेंट आपको एक सिंगल इनकोटर्म में काम करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली एफओबी एंड सीआईएफ ये ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, बट कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, जो लैंडलॉक यूरोपियन कंट्रीज है, वो डिलीवर्ड एट प्लेस, डैप डैप इनकोटम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यूएस वाले जो इंपोर्टर है वो प्रीफर करते हैं डीडीपी इनकोटम, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ठीक है, प्रॉपर डोर टू डोर डिलीवरी हो गया वो। ठीक है, तो ये इनकोटम्स क्या रहते हैं, ठीक है, ये डिलीवरी टर्म्स क्या रहते हैं, ये भी हम सेशन में पूरा अच्छे से ठीक है स्टडी करेंगे। एंड इनकोटम के हिसाब से हम कॉस्टिंग भी स्टडी करेंगे। एक्सपर्ट में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, दैट इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्लस पैकिंग प्लस आपका मार्जिन, बस इतना ही रहता है उसमें। एफओबी कॉस्टिंग कैसी की जाती है, सीएफ कॉस्टिंग कैसी की जाती है, ठीक है, डीपीयू या फिर डीडीपी, डैप, ये कॉस्टिंग कैसी की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसके बाद है पेमेंट टर्म्स। ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स। तो इसमें है एडवांस पेमेंट टर्म, लेटर ऑफ क्रेडिट। एडवांस पेमेंट टर्म में भी दो टाइप होते हैं, एक तो रहेगा आपका फुल एडवांस रहेगा, या तो रहेगा दैट इज पार्ट एडवांस। ठीक है, 30% एडवांस, 40% एडवांस, 50% एडवांस। ठीक है, तो इनकेस आपको 50% एडवांस मिल जाता है तो बैलेंस पेमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन। बैलेंस पेमेंट आप ले सकते हो बिफोर डिस्पैच फ्रॉम द फैक्ट्री और वेयर हाउस, या फिर आप ले सकते हो 50% अगेंस्ट एलसी भी ले सकते हो, बैलेंस पेमेंट अगेंस्ट एलसी भी ले सकते हो। एलसी क्या होता है, एलसी काफी वास्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट टर्म्स पर निगोशिएशन चलते रहता है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का। एक्सपोर्टर को चाहिए 100% एडवांस, इंपोर्टर बोलेंगे कि नहीं मुझे 30 डेज का क्रेडिट चाहिए। ठीक है, या फिर जब मटेरियल मेरे पास आ जाएगा तब मैं आपको पेमेंट करूंगा। ऐसे केस में एलसी ज़्यादा यूजफुल रहता है, लेटर ऑफ क्रेडिट ज़्यादा यूजफुल रहता है। ठीक है, सो ये काफ़ी यूजफुल है लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके भी काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लॉजेस है जो कि ईजी है। ठीक है, तो ये भी हम सेशन में हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है डीपी कैट, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका प्रोसेस सेम है जैसा लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस रहता है वैसा ही है प्रोसेस। बट लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या रहता है कि बैंक की गारंटी होती है। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि दो बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इंपोर्टर की बैंक, एक्सपोर्टर की बैंक। और इंपोर्टर की बैंक गारंटी देती है एक्सपोर्टर को। ठीक है, कि इंपोर्टर की बैंक आपको पेमेंट करेगी। ठीक है, इसके बाद है डीपी कैड। डीपी कैड का भी प्रोसेस सेम ही है, बट उसमें इंपोर्टर की बैंक का गारंटी नहीं रहता है। इंपोर्टर को जाना पड़ता है बैंक के पास और डॉक्यूमेंट परचेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। अगर आप एलसी, डीपी कैड, डीपी एंड डीए ये पेमेंट टर्म में काम कर रहे हो तो। ठीक है, डीए वाला जो पेमेंट टर्म है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ये थोड़ा रिस्की पेमेंट टर्म है, क्योंकि इसमें आपको क्रेडिट देना पड़ता है इंपोर्टर को, 30 डेज का क्रेडिट, 60 डेज का क्रेडिट, 90 डेज का क्रेडिट। राइट, बट गवर्नमेंट के कुछ एजेंसी ऐसे है, ठीक है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे एजेंसीज बनाए हैं। ठीक है, जो आपको पेमेंट का इंश्योरेंस देंगे। इन शॉर्ट, अगर इंपोर्टर ने ड्यू टू एनी रीजन इंपोर्टर ने अगर आपको पेमेंट नहीं दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट करेगी। ठीक है, बट इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमको समझने पड़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी कर रही है, बट गवर्नमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको हमको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। ठीक है, सो ये टाइप्स ऑफ कंटेनर वगैरह आ जाते हैं इसमें, 20 फीट, 40 फीट। 20 फीट, 40 फीट क्या होगा, ये कंटेनर का जो लेंथ है दैट इज 20 फीट और 40 फीट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि 20 फीट का कंटेनर कब यूज़ करना चाहिए, 40 फीट का कंटेनर कब यूज़ करना चाहिए। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट के वॉल्यूम पर, प्रोडक्ट के वेट पर। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है ये, बट इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रॉस वेट, नेट वेट, ये ठीक है, ये थोड़े लाइक ग्रॉस वेट यानी क्या होता है, नेट वेट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस वेट ऑफ द पैकेजिंग। ठीक है, सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये ग्रॉस वेट, नेट वेट ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। कंटेनर में एक लिमिटेशंस रहती है।
कि आप 25 से 27 मीट्रिक टन तक ही आप कंटेनर में स्टफ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ग्रॉस वेट, नेट वेट ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। इसके बाद है कुछ टाइप्स ऑफ कंटेनर। ठीक है। एक रहता है नॉर्मल ड्राई कंटेनर, एक रहता है रेफर कंटेनर। ठीक है। रेफर कंटेनर में टेम्परेचर मॉइस्चर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। एक रहता है ओपन डोर कंटेनर। ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे मशीनरीज वगैरह रहती है वो कंटेनर में फिट नहीं होती है, तो वो ओपन डोर कार्गो कहा जाता है उसको। तो या तो उसका कंटेनर का टॉप ओपन रहेगा, या तो लेफ्ट के जो डोर है, लेफ्ट राइट के जो डोर है वो ओपन रहेंगे। ठीक है। तो ये भी रहता है इसमें। इसके बाद है शिपिंग कंपनी। ठीक है। शिपिंग कंपनी या फिर कहो कि लॉजिस्टिक कंपनी, वो आपको दोनों सर्विसेज दे सकती है, फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज एंड कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज। ठीक है। तो कस्टम क्लियरेंस का चार्ज कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, दैट इज लाइक कंपनी टू कंपनी वैरी हो सकता है, बट इसका जो रेंज है दैट इज 2500 से 3000 तक। ठीक है। क्लियरेंस चार्जेस रहते हैं। बाकी पोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो अलग रहता है इसमें। ठीक है। सो वो डिपेंड करेगा कि लाइक किस कंट्री में का, या फिर कहाँ तक डिलीवर करके देना है। ठीक है। या फिर किस कंट्री तक पहुंचा के देना है, वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब फैक्टर्स में डिपेंड रहता है वो। ठीक है। ठीक है। अगर आपको बाय एयर करना है तो वो केस में एयरलाइन रहेंगी, बाय सी के लिए ठीक है शिपिंग जो प्रॉपर जो सी फ्रेट फॉर्डर रहते वो रहते हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद है ब्रेक बल्क। ठीक है। तो ब्रेक बल्क यानी क्या होता है कि स्पेसिफिकली जो इंडिया से जो राइस वगैरह एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज के गवर्नमेंट को, ठीक है, राइस के भी टेंडर्स निकलते हैं। ठीक है। जैसे लाइक इंडिया में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वैसे फॉरेन कंट्रीज में भी, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में, अगर मैं राइस की बात करूँ तो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज जैसे बेनिन एक एग्जांपल हो गया। तो बेनिन गवर्नमेंट का जो फूड डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनके टेंडर्स निकलते बड़े बड़े, 1 मिलियन टन, 2 मिलियन टन, इतनी क्वांटिटी रहती है राइस की, क्योंकि पूरे कंट्री को फीड करना है तो उतना क्वांटिटी रहता ही है। ठीक है। तो वो 1 मिलियन टन, 2 मिलियन टन के लिए हम कंटेनर में एक्सपोर्ट नहीं करते उसको, उसके लिए पूरा वेसल करना पड़ता है, ब्रेक बल्क। ठीक है। चलो उसके बाद है कस्टम प्रोसेस। पहले हम समझ लेते हैं कि कस्टम क्लियरेंस यानी क्या होता है। ठीक है। देखो, जब भी आप कोई भी इंडिया का रिसोर्सेस आप फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो, उसके पहले जो भी नियर बाय पोर्ट है, फॉर एग्जांपल आप नवा शाह पोर्ट मुंबई से एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो नवा शाह पोर्ट मुंबई में आपका कस्टम क्लियरेंस होगा। कस्टम क्लियरेंस में क्या होगा कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है। कि आप यानी गवर्नमेंट के साथ सारा रिकॉर्ड कीपिंग रहेगा। ठीक है। गवर्नमेंट को आपको सारा शो करना है कि हम ये रिसोर्सेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ, ठीक है, फॉरेन कंट्री में, तो इसका ये वेट है, ये रेट है, यहाँ से हमने परचेस किया, सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो वो आपको गवर्नमेंट के साथ सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है। तो एक बार आपका कस्टम क्लियरेंस हो गया, थोड़ा चेकिंग वगैरह भी होता है। ठीक है। जो पोर्ट पर कस्टम ऑफिसर रहते हैं वो चेक भी करते हैं, कंटेनर चेक भी करते हैं। ठीक है। बट इतना लाइक हार्श चेकिंग नहीं होता है एक्सपोर्ट में। हाँ, इंपोर्ट में डेफिनेटली होता है। इंपोर्ट में जो है गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है इंपोर्ट के लिए, तो जो कस्टम ऑफिसर है वो थोड़ा लाइक चेकिंग वगैरह वो थोड़ा हार्श रख सकते हैं इंपोर्ट के केस में। ठीक है। बट वो भी कब रहेगा कि जब आप कुछ केमिकल इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह ये इंपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप कुछ स्क्रैप वगैरह इंपोर्ट कर रहे हो, वो केस में रहता है। अदर प्रोडक्ट में इतना नहीं रहता है। ठीक है। सो चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, दोनों केस में कस्टम क्लियरेंस होता है पोर्ट पर। ठीक है। तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट आपका कस्टम क्लियरेंस होने के बाद जो पोर्ट है, जो कस्टम है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको कहा जाता है बिल ऑफ एंट्री। ठीक है। फॉरेन कंट्री से जो रिसोर्सेज इंडिया में इंटर होता है, उसके लिए एक बिल ऑफ एंट्री मिलता है। बिल ऑफ एंट्री आपको मिल गया यानी आपका कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटीज हो गई है। ठीक है। इंपोर्ट के केस में, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस हो गया, अभी आप पोर्ट से आप मटेरियल लेके जा सकते हो अपने वेयर हाउस में। ठीक है। सिमिलरली जब आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट के टाइम पर आपका सारा कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा। कस्टम क्लियरेंस के बाद जो पोर्ट है, कस्टम है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देगा जिसको कहा जाता है शिपिंग बिल। ठीक है। तो बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट के केस में रहता है, शिपिंग बिल एक्सपोर्ट के केस में रहता है। ठीक है। और शिपिंग बिल में सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। ठीक है। आप कितना क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या रेट में एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव कितनी दे रही है। ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा था कि लाइक 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है।
सपोज आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आपने किसी मैन्युफैक्चरर से परचेस करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर को आपने फॉर एग्जांपल 18% आपने जीएसटी पे किया है, ठीक है, 1 लाख का मटेरियल है, 18% यानी 18,000 रुपये आपने मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे किया है, ठीक है। तो जब आपका कस्टम क्लियरेंस होगा तो कस्टम क्लियरेंस में शिपिंग बिल में वो लिख के आएगा, ठीक है, जितना जीएसटी आपने पे किया है उतना जीएसटी आपको रिफंड मिल जाएगा, आपके डायरेक्टली करंट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो जीएसटी के दो प्रोसेस रहते हैं, या तो आप जीएसटी पे कर दो या तो आप मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे मत करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनाना पड़ेगा सीए से, ठीक है। तो जिसके थ्रू जो मैन्युफैक्चरर वो आपको जीएसटी नहीं लगाएगा, अगर 18% जीएसटी है तो वो सिर्फ 0.1% आईजीएसटी लगाएगा, ठीक है। तो वो 0.1% आईजीएसटी वो भी रिफंडेबल ही होता है, ठीक है। तो शिपिंग बिल में अगर लिख के आ गया कि आपने 18,000 पे किया है, क्योंकि आपके जो बिल्स वगैरह रहेंगे उसके ऊपर रहेगा वो 18%, ठीक है। और ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, कस्टम का जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, ये आपको नहीं करना है, आप कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये सारा एक्टिविटी सीएचए करता है, कस्टम हाउस एजेंट, आपको उसको हायर करना पड़ेगा। सीएचए जो रहता है उसके पास लाइसेंस होता है कस्टम क्लियरेंस करने का ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कस्टम क्लियर नहीं कर सकते हो, आपको सीएचओ को हायर करना पड़ेगा। तो ये बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, ये सारा डॉक्यूमेंट सीएचए ही बनाता है, ठीक है। चलो इसके बाद है बिल ऑफ लेडिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट। सो बिल ऑफ लेडिंग जो रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ लेडिंग ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। शिपिंग बिल आपको पोर्ट दे देगा और बिल ऑफ लेडिंग आपको शिपिंग कंपनी देगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हैपैक लॉयड है, शिपिंग कंपनी, उनके काफी सारे जहाज है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। मर्स्क है, सीएमए है, एवरग्रीन है, तो ये बड़ी बड़ी शिपिंग लाइंस है, ठीक है। तो जैसी फॉर एग्जांपल आप नवा शॉप और मुंबई से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जैसे ही आपका मटेरियल निकल जाएगा, आपका जहाज निकल जाएगा, उसके बाद आपको बिल ऑफ लेडिंग दिया जाएगा, बीएल, ठीक है। सो ये बीएल आपके लिए नहीं रहता, ये बीएल रहता है इंपोर्टर के लिए, आपको उसको कुरियर करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपका सारा पेमेंट वगैरह आ जाए, उसके बाद ही आपको बीएल उसको कुरियर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। एक्सपोर्ट पर तो नहीं रहता है नॉर्मली, ठीक है, बट हाँ इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारे कस्टम ड्यूटी रहती है, स्पेशली आप फिनिश प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो वो केस में काफ़ी सारी इंपोर्ट ड्यूटी होती है, ठीक है। अभी तो रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। बट हाँ अगर आप कुछ फिनिश प्रोडक्ट वगैरह या फिर आप कार वगैरह इंपोर्ट कर रहे हो तो कार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी है, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि कार वगैरह इंपोर्ट हो, 500% टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है कि जिसके ऊपर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी है, ठीक है, जैसे लैपटॉप के पार्ट्स वगैरह हो गया, वो सब 0% में आता है। तो गवर्नमेंट पूरा सप्लाई चेन का कंट्रोल करती है, ठीक है। सीएचए के बारे में मैंने आपको बता दिया, कस्टम हाउस एजेंट क्या करता है, तो ठीक है। सो एज अ एक्सपोर्टर आपका इंपॉर्टेंट मेन टास्क क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है, सिलेक्टिंग अ गुड, लो कॉम्पिटिटिव एंड हाई मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। न्यू, यूनिक, ट्रेंडिंग, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसे प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये भी हम प्रैक्टिकली सेशन में कवर अप करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है, ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन का मीनिंग ये नहीं होता है कि मैं नागपुर से हूँ तो मैं ऑरेंज एक्सपोर्ट करूंगा, मैं राइस एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। मैं सांगली से हूँ तो मैं सिर्फ टर्मरिक ही एक्सपोर्ट करूंगा, मैं सोलापुर से हूँ तो जो सोलापुर चादर वगैरह है वो एक्सपोर्ट करूंगा। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन ऐसा नहीं होता है, उसके काफ़ी सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, ठीक है, जो कि लाइक सेशन में हम कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट लिस्ट द टारगेट कंट्री, ये सबसे इजी पार्ट है, सबसे इजी पार्ट यही है, क्योंकि इसमें हम नंबर स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। हम इतना सेशन में हम ये स्टडी करते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, उसका कॉम्पिटिटर फॉर एग्जांपल चाइना है, ठीक है, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि चाइना किस कंट्री को सबसे ज़्यादा सप्लाई कर रहा है और किस कंट्री को नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर चाइना की मोनोपोली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं स्टील वायर एक्सपोर्ट करता हूँ तो स्टील वायर में चाइना की मोनोपोली है, ठीक है। बट जो मेरा जो क्राइटेरिया है, ठीक है, मैं कुछ ऐसी कंट्रीज को टारगेट करता हूँ जहाँ पर लाइक ऐसे कंट्री को टारगेट करता हूँ जहाँ पर चाइनीज प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी है या फिर इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है। सो जैसे अभी एक नया प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, दैट इज एल्यूमिनियम क्लैड स्टील। ठीक है। पहले मैं एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता था, एल्यूमिनियम वायर एक्सपोर्ट करता था। उसके बाद मैंने स्टील के ऊपर, देन आई जंप ऑन टू स्टील वायर। ठीक है। अभी एल्यूमिनियम एंड क्लैड स्टील वायर। ठीक है। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है, यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन, ठीक है, कस्टम है, उन्होंने कुछ 40% टैक्सेस बढ़ा दिए हैं चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। और इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। सो अभी क्या है कि यूरोप मार्केट टैप करना मेरे लिए काफ़ी इजी हो गया, यूरोप से इंक्वायरी जनरेट करना, यूरोप से ऑर्डर लाना काफ़ी इजी हो गया मेरे लिए। ठीक है। सो आपको शॉर्टलिस्ट, जब आप टारगेट कंट्री शॉर्टलिस्ट करोगे तो उसके लाइक थोड़ा आपको स्टडी भी करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो वो भी आपको, उसका भी नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो टारगेट कंट्री में कितना इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी हम स्टडी करेंगे। अभी ये सब प्रैक्टिकली करना पड़ता है। ठीक है। ये ऑनलाइन कुछ टूल्स है, वेबसाइट्स है, उसके थ्रू हमको पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द बायर। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट किया यूके, तो यूके में आपको पूरा लिस्ट निकालना पड़ेगा उस यूके में जो भी इंपोर्टर्स है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट किया अनियन पाउडर, तो यूके में जो अनियन पाउडर है उनका पूरा लिस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी हमको पूरा प्रैक्टिकली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। ऑनलाइन मेथड है, ऑफलाइन मेथड भी है, फ्री मेथड है, पेड मेथड भी है। ठीक है। तो ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे ये भी बताऊंगा कि आपको डेली एक्टिविटीज क्या क्या करनी है। वो आप फॉलो करोगे तो आपका इजीली विद इन 2 to 3 मंथ आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एक्सपोर्ट जो है वो पूरा प्रैक्टिकल है, बट वो प्रैक्टिकलिटी के लिए भी आपको ये लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या क्या सर्टिफिकेशन वगैरह होता है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे विथ नो नॉलेज या फिर विथ हाफ नॉलेज तो काफ़ी डेंजरस रहता है। ठीक है। एक्सपोर्ट पूरा प्रैक्टिकल ही है, बट आपको ये स्टडी करना पड़ेगा पहले, थ्योरेटिकल पार्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, एलसी वगैरह क्या होता है। ठीक है। कॉस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है। कंट्रीज को कैसे टारगेट किया जाता है, बायर के साथ कैसे कन्वर्सेशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ये आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा पहले। तो 2 दिन का जो वर्कशॉप है इसमें सारा ये कवर हो जाता है। ठीक है। इवन जहाँ तक अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि आपका कुछ इंडस्ट्रियल विजिट भी होने वाला है, जैसे सर ने कहा था। ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली वो भी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। कॉस्टिंग भी हो गया, कॉस्टिंग भी आपको करना पड़ेगा, कॉस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे फर्स्ट कॉस्टिंग ही रहना, जब इंपोर्टर के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाए उसके बाद वो डेफिनेटली पूछेगा व्हाट इज योर एफओबी प्राइस, सीएफ प्राइस। ठीक है। तो आपको कॉस्टिंग करना पड़ेगा, एफओबी कॉस्टिंग करना पड़ेगा, सीएफ कॉस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी जो सप्लायर है उसको $500 पर मेट्रिक टन में दे रहे हैं और आपका कॉस्ट जा रहा है $800 पर मेट्रिक टन, तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है। सो कॉस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है। एक्सपोर्ट का। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। प्रिपेयरिंग प्री एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि एफओबी के पहले वाले डॉक्यूमेंट। ठीक है। एफओबी के पहले वाले डॉक्यूमेंट है ना, जब आपका जो वेसल है, ठीक है, तो आपका कंटेनर ऑन बोर्ड होने के पहले पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है उसको। पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट है ना, एक बार आपका वेसल निकल गया उसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ठीक है। जो कि आपका फ्रेट फॉरवर्डर आपके लिए बनाएगा, तो वो दैट फॉल्स अंडर पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो एक्सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन है कुछ एकदम कुछ ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। एज ए एक्सपोर्टर आपको कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ही बनाने पड़ेंगे, बाकी मोर देन 50% डॉक्यूमेंट आपका सीएचए बनाता है। ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट आपका फ्रेट फॉरवर्डर बनाता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स आप उसको दोगे। ठीक है। तो कुछ इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, यही आपको बनाना पड़ता है। ठीक है। बाकी जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो सब सीएचए वगैरह बनाता है। टेस्ट सर्टिफिकेट आप बना सकते हो या फिर आपका मैन्युफैक्चरर है वो आपको दे देगा। ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशन इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है इसमें। ठीक है। बट हाँ, आपका कुछ अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कुछ केमिकल वाला प्रोडक्ट है, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे रहते हैं, कुछ सर्टिफिकेट ऐसे रहते हैं कि वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। सो उसका नॉलेज कहाँ से मिलेगा ये भी हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है। चलो। चलो, तो अगर आपका कभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह है यू कैन आस्क मी। ठीक है। वी विल कवर इट दैट। यस, थैंक यू शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड बेसिकली सर ने आपको ओवरऑल ओवरऑल प्रोसेस समझा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है। एट द सेम टाइम
कैसे आपने अलग कुछ हटके प्रोडक्ट्स में काम करना चाहिए, कौन से कंट्री में करना चाहिए, गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट्स है, बहुत सारी चीजें। एंड ये एक शॉर्ट हमने अभी अवेयरनेस किया है, बट ऑफ कोर्स इस पे बहुत डेडिकेटेड हमारे सेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल वर्कशॉप होता है इस पे, जो कि हम आपको गाइडेंस करते हैं जिसमें। सो मैं अभी सबके नाउ विल मूव टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। अभी आपको जो भी क्वेश्चंस है, आप सारे आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालें, मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। एंड आप जो भी आपको जो भी क्वेश्चन है अबाउट दिस बिजनेस एंड एवरीथिंग आई विल कवर। इस पे हमारा एक 2 days ऑफलाइन इंडस्ट्रियल वर्कशॉप है, ऑफलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्कशॉप है। इस 2 दिन में आपको ये जितना भी सर ने अभी बताया वो हम डिटेल में कवर करेंगे। अलोंग विथ हम आपको एक एक्सपोर्ट पैक हाउस में भी विजिट करवाते हैं कि जहाँ पे ये सारा पैकेजिंग होता है, कंटेनर लोडिंग होता है, ये सारी चीजें भी हम आपको प्रैक्टिकली गाइडेंस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग Q&A, हम हमारे हर वेबिनार में हमारे एलुमनाइज को इनवाइट करते हैं जो काम कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या जो हमारा प्रोग्राम कर चुके हैं। सो सिद्धार्थ सर बेसिकली हमने उन्होंने हमारा प्रोग्राम किया था, एंड अभी वो अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। तो हम एक हमारे ये प्लेटफॉर्म पे हम बुलाते हैं अपने बारे में शेयर करने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। सो सिद्धार्थ सर, आपका ओवरऑल आपके बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा था उद्योग वर्धिनी के साथ, एंड अभी आप क्या कर रहे हो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओवर टू या ओके, थैंक यू सर। सो बेसिकली मेरा नाम सिद्धार्थ बर्वे है। आई एम फ्रॉम नासिक इटसेल्फ एंड मैंने उद्योग वर्धिनी का ईडीपी कोर्स किया था। एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि बिजनेस के बारे में कुछ बैकग्राउंड नहीं था। आई हैड नो नॉलेज रिगार्डिंग बिजनेस, बट सुनील चांडक सर जो है, सो उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइडेंस किया था मुझे। एंड एनी टाइम आई हैव एनी इशू, कुछ भी मुझे सपोर्ट लगता है, सो ही इज़ वेरी अप्रोचेबल, वेरी हेल्पफुल। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उद्योग वर्धिनी के साथ। एंड मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड, आई एम डीलिंग विथ मखाना प्रोडक्ट। एंड मुझे कुछ दिन ही हुए, रिसेंट फ्यू मंथ्स बिफोर आई हैव स्टार्टेड। बट एज आई अंडरस्टैंड कि बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। एंड बीइंग एन इंडियन, आई थिंक हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी एक्सपोर्ट्स इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। सो जैसे सर ने बताया कि हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है पर एक्सपोर्ट नहीं है। सो आई अपील ऑल ऑफ यू टू बी इन टू दिस इंडस्ट्री। बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा ग्रोथ पोटेंशियल है। एंड वी नीड टू टेक आवर कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल, एंड गवर्नमेंट भी इज वेरी सपोर्टिव। जैसे सोम सर ने काफी अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया that government is very supportive in this business. So with expert guidance, you should learn first, take right guidance from right mentor, and then only get into the industry, and sky is the limit. That's all I can say. Thank you. ग्रेट। एंड सर अभी आपके लिए ही मतलब मखाना बोर्ड भी एस्टेब्लिश हो चुका है। Yeah. सो अभी आप जो इंडस्ट्री आपने चुना है, तो अभी भी यहाँ से आगे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उस इंडस्ट्री में। Yes. तो Sure. ग्रेट, विश ऑल द बेस्ट। सर आपके बारे में डिटेल्स आपके चैट बॉक्स पे डाले, मैंने को होस्ट परमिशन दिया है। सो अब आपके डिटेल्स पब्लिकली सबको अवेलेबल रहेंगे, तो आपका नाम, नंबर, आपका फर्म का नाम, एंड आप जो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, सो दैट इस वेबिनार से भी कुछ लोग अप्रोच करें आपको, एंड डेफिनेटली आपको बिजनेस में हेल्प हो। सो हम बेसिकली हमारे हर वेबिनार में हमारे एलुमनाइज को इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस के बारे में शेयर करने के लिए, सो दैट उनका बिजनेस भी प्रमोट हो, एंड उनका सक्सेस रेशियो और बढ़े और अच्छा ग्रो करे। एंड ऐसे ही मौका हम आप लोगों को भी देंगे जब आप ये प्रोग्राम अटेंड करोगे, एंड उसके बाद आप जब बिजनेस शुरू करोगे, सो हम डेफिनेटली आपको पूरा हेल्प करेंगे इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। सो मैं आपको ये जो 2 days का जो ऑफलाइन इंडस्ट्रियल वर्कशॉप है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एडवांस वर्कशॉप जो है, मैं उसका क्विकली आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, एंड ये कैसे होता है इसका मैं आपको क्विकली एक वीडियो भी दिखाता हूँ। तो ये जो एडवांस वर्कशॉप जो है 2 दिन का है, नेक्स्ट वीकेंड को ये होगा। एंड इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज से आते हैं। लास्ट टाइम हमने जब वर्कशॉप किया था तो एक पार्टिसिपेंट जर्मनी से भी थे, एंड काफी अच्छा इस पे जो पार्टिसिपेंट का फीडबैक था, जो नेटवर्किंग हुआ वो काफी अच्छा हुआ। एंड उनको पूरा ऑफलाइन एक इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिला, कैसे पैकिंग होता है, आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हो, बट ऑफ कोर्स मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से होता। एंड इस वर्कशॉप में आपको खुद को सभी को लैपटॉप्स लेके आना है, क्योंकि हम सारे रजिस्ट्रेशंस खुद करेंगे, सारा हम सीखने वाले हैं कि गवर्नमेंट पोर्टल्स क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या लाइसेंसेस लगते हैं, कंप्लायंसेस। तो वो आपको लैपटॉप लेकर आना है, हम प्रैक्टिकली ये सारी चीजें आपसे करवा के लेने वाले हैं 2 दिन के ये वर्कशॉप में। एंड
सो अलग अलग रजिस्ट्रेशन एंड ऑफ कोर्स हम आपको स्पेसिफिकली गाइडेंस करेंगे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स क्या है, न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स क्या है, उसके बारे में आपको पूरा गाइडेंस करेंगे। सो 1 और 2 मार्च ये 2 दिन में आप होगा, ये जो वर्कशॉप है ये ऑफलाइन होगा नेक्स्ट वीकेंड नासिक में, एंड उद्योग वर्धिनी के ऑफिस में ऑफलाइन सेशंस होंगे, एंड जो इंडस्ट्री विजिट होगा वो नासिक के पास में ही होगा। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन, परमिशंस, 2 दिन का लंच, हाई टी, ये सारा इंक्लूडेड है हमारी ओर से। सो इस वर्कशॉप में बहुत चीजें होगी। ऑफ कोर्स द ऑफलाइन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री विजिट, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, पैक हाउस, प्रोडक्ट पैक हाउस देखेंगे, पैकेजिंग कैसे होता है, कंटेनर लोडिंग, प्रोडक्ट, वो सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज है, आईसीसी, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड डेटा काउंसिल, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। आप आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस हम सारे मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद हम Q&A पे ही डिटेल में फोकस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोकल गवर्निंग बॉडीज क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, डीजीएफटी है, ईसीजीसी है, आरबीआई है, फेमा है, प्रोडक्ट रेगुलेशन है, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल्स क्या होती है, ईपीसीज, जिसमें आपको अप टू 5% इंसेंटिव मिलता है। फिर आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, ये काफी एंड प्रोडक्ट एंड कंट्री वाइज इंफॉर्मेशन, बेसिकली कौन से प्रोडक्ट का कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है, वो आपको गाइड करेंगे। एचएस कोड्स जो है, एक 6 डिजिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड है, जो आपके हर एक प्रोडक्ट के लिए लागू होता है। तो वो क्या है, आईटीसी एचएस कोड स्पेसिफिक टू इंडिया क्या है, एंड आप एचएस कोड के अनुसार आपको प्रोडक्ट, अगर आपको प्रोडक्ट का एचएस कोड पता है तो उस एचएस कोड से आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो वो कैसे निकालना है वो भी गाइड करेंगे। फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन, तो ऐसे बहुत, अगर आप एग्री में करोगे तो कोई सीजनल है कोई, और फिर अगर आप नॉन एग्री में करोगे तो ऑल सीजन में काम कर सकते हो। सॉरी। 100% एडवांस में कैसे काम करना है, जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे काम करना है, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल का भी गाइडेंस करते हैं। फिर जीआई टैग, जीआई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यूनिक एंड रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, अगर मतलब आप जो भी सिटी से हो तो उसका वो एक सिटी कोई एक प्रोडक्ट के लिए फेमस है। जैसे नासिक है तो वो ओनियन ग्रेप्स के लिए फेमस है, नागपुर है तो ऑरेंजेस के लिए फेमस है, मैसूर एक ऐसा सिटी की जो बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए फेमस है। तो आपके सिटी का जीआई टैग क्या है, कि वो भी हम आपको गाइड करेंगे, जिसको बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। फिर मार्केट सिलेक्शन का, फिर मतलब इंडिया का कौन से कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, ऐसे कौन सी नई कंट्री की जहाँ पे हम अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मार्केट एंट्री में कैसे जाना है, कैसे स्ट्रेटेजी करना है, ये आपको पूरा डे 1 में गाइड होगा। फिर डे 2 में हम आपको पूरा कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज, तो फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, प्राइवेट लिमिटेड करना है या प्रोपराइटर करना है, कौन सी बैंक सेलेक्ट करनी है, प्राइवेट या नेशनल, टैक्सेशन क्या होता है, वो आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर इसमें एक्सपोर्ट में नई लीड कैसे जनरेट करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड्स क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर क्या होते हैं, बायर वेरिफिकेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। फिर निगोशिएशन एंड कन्वर्जन कैसे करना है, एक इंक्वायरी अगर आ रही है या अगर आपको कोल्ड कॉलिंग करना है, इंट्रो इमेज डालना है, तो वो कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, कोटेशन कैसे बनाना है, क्योंकि अगर आप कोई डील क्रैक करोगे तो कोटेशन बनाना पड़ेगा। फिर कॉस्टिंग है, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक्सचेंज रेट वैरी होता है, शिपिंग है, पोर्ट चार्जेस है, पैकेजिंग है, पैलेटाइजिंग है, ये पूरा गाइडेंस करेंगे आपको। फिर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का, कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, टेस्ट सर्टिफिकेट, एंड फिर कंट्री एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, एंड देन इनको टर्म्स एंड पेमेंट टर्म्स। तो ऐसा बहुत डिटेल्ड वर्कशॉप है ये, 2 डेज में आपको पूरा शुभम सर गाइड करेंगे, इंडस्ट्रियल विजिट भी हम इसमें इंक्लूडेड रहेगा। एंड ये ऑफलाइन सेशंस है, बट अलोंग विद हम आपको एक लाइफ टाइम, जो हमारा इसका ऑनलाइन वर्जन होता है, एक अलग बेसिक लेवल का जो हमारा कोर्स होता है ऑनलाइन का, उसका लाइफ टाइम एक्सेस भी देंगे, प्री रिकॉर्डेड वर्जन का स्टडी मटेरियल भी देंगे, एंड हैंड होल्डिंग पूरा सपोर्ट रहेगा प्रोग्राम के बाद। सो कोर्स के बाद बहुत लोगों ने बिजनेसेस शुरू किए, आप लोगों के देख सकते हो कैसे लोगों ने एक्सपोर्ट किए है अलग अलग प्रोडक्ट्स, आप यहाँ पे सब स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो कि आफ्टर द प्रोग्राम उन्होंने अपने कंसाइनमेंट्स अलग अलग कंट्रीज में भेजे, यहाँ पे देख सकते हो किसी ने मोरक्को में भेजा है, और वो भी रेन पाइप का,
तो अलग अलग मतलब नॉन ट्रेडिशनल कमोडिटीज में भी आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, लोगों के फीडबैक से आप यहाँ देख सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो। सो ये कोर्स जो है ये पूरा ऑफलाइन वर्कशॉप है। एंड मैं क्विकली एक वीडियो दिखा देता हूँ हाउ ये वर्कशॉप एग्जैक्टली कैसे होता है, इसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। सो हम ये वीडियो देख लेंगे 1 मिनट। बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने एक दो और भी जगह कोर्स ज्वाइन किया था, पुणे में, अहमदाबाद में। वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ आके सब समझ में आ गया और ये बहुत ही अच्छा लगा। और पोर्ट विजिट हुई थी, वो भी अभी तक हमने कभी देखा ही नहीं था वो। हाय, मेरा नाम जितेंद्र पाटिल फ्रॉम नंदुरबार। 2 दिन का वर्कशॉप करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्द से जल्द मेरा खुद का एक्सपोर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि शुभम राव सर जो है उन्होंने बेसिक से लेके डॉक्यूमेंट से लेके मार्केट सिलेक्शन, कस्टमर फाइंडिंग, बायर फाइंडिंग वगैरह सब डीप में ऐसा सिखाया है कि अगर उस पर मैंने स्टडी किया तो अच्छे से मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। Also, that visit to the dry port was excellent. We came to know about all the procedures, how the containers come in, how the CHA process is, and after that, moreover, the most important thing was the focused that we got from Rao, and he answered each and every single questions that we were facing. So eventually, what I would suggest everyone to come and do visit once and take experience from Udyog Vardhini in any sort of course that they offer. जो सेशन हुआ ये बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने एक दो और भी जगह सो ये है अबाउट द वर्कशॉप। एंड सो नाउ मैंने ये वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको भेजता हूँ। आप आज आपको सिर्फ आपको सीट रिजर्व करना है, नथिंग एल्स। आप मैं सीट रिजर्वेशन का आपको लिंक भेज देता हूँ। आपको सीट कैसे रिजर्व करना है वो मैं आपकी शेयर यू द लिंक। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। सर, व्हाट विच इज मोर प्रॉफिटेबल, एग्री प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री गुड्स? तो एग्री प्रोडक्ट जो होता है वो लाइक उसका नेचर मोस्टली एग्री प्रोडक्ट का पेरिशेबल नेचर रहता है। ठीक है। सो एग्री प्रोडक्ट में ऐसा देखा गया है कि जो पेमेंट टर्म्स है वो ऐसा कुछ इतना इजीली एडवांस वगैरह नहीं मिलता उसमें। बट हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है आप उसको टैप कर सकते हो, उसमें पेमेंट टर्म्स 100% एडवांस में मिल सकता है। एंड जो मार्जिन है वो डिपेंड करेगा कि कितना आपने वैल्यूडेशन किया है। सो अगर आपको एग्रो प्रोडक्ट भी करना है तो आई विल सजेस्ट कि एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर भी वैल्यूडेशन करना चाहिए, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में, या फिर आप लाइक एसेंशियल ऑयल तक आप उसका, फॉर एग्जांपल अगर अनियन है, अनियन का आप अनियन पाउडर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, अनियन ऑयल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को आपका अपने टैप करना चाहिए। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइक उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना चाहिए, आप लगाओगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बट स्टार्ट एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। ठीक है। सो उसके बाद यू कैन जंप ऑन टू मैन्युफैक्चरिंग। सो आई विल सजेस्ट कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इसमें ज़्यादा मार्जिन निकलता है। ओके। अगला है कि सर बेकरी प्रोडक्ट्स में एंड पेन में, अगर मुझे पेन में करना है स्टेशनरी में, तो उसमें भी कुछ स्कोप है क्या? पेन जो देखा गया कि इसके लाइक आप स्पेयर पेन मोस्टली जो होता है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ऐसा देखा गया कि असेंबली वाला पार्ट है, इसके नीब उसका बॉडी। ठीक है। सो अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप डायरेक्टली इसके स्पेयर पार्ट्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली पेन भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट इसके लिए जो मार्केट रहेगा लाइक वो मोस्टली इसका अफ्रीकन मार्केट ज़्यादा रहेगा इसके लिए। तो अगर आपको पेन स्टेशनरी आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप अफ्रीकन मार्केट को टैप कर सकते हो। इसके अलावा कौन सा था और क्वेश्चन? बेकरी प्रोडक्ट्स में कुछ कर सकते हैं? हाँ, बेकरी प्रोडक्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके रॉ मटेरियल पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी ये लाइक इसका बेकरी का जो है प्रोसेसिंग वगैरह होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने इसका लाइक जो रॉ मटेरियल है वो आपने सप्लाई करना चाहिए। रॉ मटेरियल में वॉल्यूम अच्छा मिलेगा, ठीक है, और मार्जिन भी अच्छा मिलेगा इसमें। ओके। अगला है कि सर ऐसे कौन से प्रोडक्ट है कि जिसमें 100% मार्जिन है या उससे ज्यादा है? 100% मार्जिन है जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है। सो जैसे अगर आपको फ्रूट एक्सपोर्ट आप बनाना है, बनाना का बनाना पाउडर एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली 100% से ज़्यादा मार्जिन है। बनाना के साथ साथ आप बनाने का जो छिलका रहता है उसका भी पाउडर एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है। जैसे ऑरेंज हो गया, ऑरेंज का पाउडर भी एक्सपोर्ट होता है। ऑरेंज का जो छिलका रहता है लाइक वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को कैटर करता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है। तो इसमें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 150%, 150 से 200% से ज़्यादा मार्जिन है ऐसे प्रोडक्ट में। ठीक है। इसके अलावा कुछ हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट भी है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। पेंटिंग भी एक्सपोर्ट होती है। ठीक है। सो पेंटिंग वो तो प्राइसलेस वाली कैटेगरी में आ गई। पेंटिंग में हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार 1,000 रुपये कॉस्टिंग हो गया,
100% मार्जिन ऐड करके हम एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। वो लाख में भी बिक सकती है, ठीक है, 1 लाख 10 लाख में भी बिक सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द पेंटिंग, ठीक है। सो हैंडीक्राफ्ट हो गया, कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो गया, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। एंड स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होते हैं, ठीक है। सो जो काफ़ी सारे मेरे ऐसे खुद मेरे फ्रेंड्स हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बाय एयर एक्सपोर्ट करते हैं वो, ठीक है। सो 5-5 रुपए की टैबलेट वो 100-100 रुपए में एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें आप मार्जिन लगा लो तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है उसमें। सर इसमें स्टार्टअप कॉस्ट क्या है ये बिजनेस? देखो, अगर आपको ये कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है तो ये हो जाएगा आपका 20,000 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप पूछोगे कि एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रॉपर एक्सपोर्ट, तो वो डिपेंड करेंगे कि आपको पेमेंट टर्म्स क्या मिला है। अगर आपको बायर की तरफ से आपको 100% एडवांस पेमेंट मिला है तो आपका इन्वेस्टमेंट जीरो रहेगा, ठीक है। 50% एडवांस मिला है तो बैलेंस जो 50% है उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी कितनी है और पेमेंट टर्म क्या है, ठीक है। सो जो प्रैक्टिकली जो हम सेशंस लेते हैं उसमें मेरा फोकस रहता है कि ऐसे प्रोडक्ट पर फोकस रहता है जिसके ऊपर आपको इजीली 100% एडवांस मिल जाएगा, ठीक है। ओके। अगला है कि सर सर गल्फ कंट्रीज में मीट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो गल्फ कंट्री में देखो, आप मीट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप लाइव एनिमल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे हो गया गोट, ठीक है। सो लास्ट टाइम जो हमारा ऑफलाइन सेशन हुआ था तो हमने विजिट किया था आईसीडी में, तो वहाँ पर उनको प्रैक्टिकली देखने मिला था कि गोट का एक्सपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। सो उसका पूरा हेल्थ चेकअप वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह सब बनता है, ठीक है। सो लाइव एनिमल भी आप कर सकते हो, मीट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन वगैरह रहता है, हलाल सर्टिफिकेशन आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट हाँ, दोनों का डिमांड है, लाइव एनिमल का भी है, मीट का भी है, दोनों का कंजम्पशन है। अगला है कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। हाँ, सो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स के लिए देखो, वो उसके कुछ क्राइटेरिया है। प्रोडक्ट आपका न्यू होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कंपटीशन उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा ट्रेंडिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। एंड वैल्यू एडिशन तो डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आपको हाई मार्जिन मिल सकता है। ओके ओके। अगला है कि सर एक सेकेंड। हाँ, कुछ लोगों के कोर्स नहीं, एक मिनट, और एक क्वेश्चन है। सर इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग फार्मास्यूटिकल्स, आई हैव मेड हम्म ऑल सर्टिफिकेट एंड रजिस्टर्ड एज अ कंपनी एज वेल, नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंड बायर। मेरा हम्म क्वेश्चन है कि डू आई नीड टू टेक प्रीमियम ऑफ एनी B2B पोर्टल टू फाइंड बायर्स, शुड बी एंड मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बायर आइडेंटिफाई होने के बाद? ठीक है। सो जहाँ तक बात है B2B पोर्टल की, जैसे इंडिया मार्ट हो गया, तो इंडिया मार्ट पर भी फॉरेन की लीड्स आती है, ठीक है। बट उसके रिव्यू मैं कहूँगा कि मिक्स रिव्यू है, कुछ जेन्यून रहते हैं, कुछ ऐसे भी लाइक लीड्स रहती है कि उनको सिर्फ प्राइस पता करना है। तो दोनों टाइप्स की लीड्स होती है, ठीक है। तो मैं आपको 100% नहीं कहूँगा कि B2B में जो लीड्स आएंगी वो 100% जेन्यून ही रहेंगी। बट मैं आपको कुछ ऐसे पोर्टल्स बताऊंगा इन बिटवीन द सेशंस जिसमें आपको एक्यूरेट इंपोर्टर मिल जाएगा, ठीक है। सो जो टारगेट कंट्री में आपका जो भी इंपोर्टर है, ठीक है, जितने भी इंपोर्टर्स है, फॉर एग्जांपल आपको फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करना है यूएसए में, तो यूएसए में जितने भी इंपोर्टर्स है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसका पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, जेन्यून इंपोर्टर का लिस्ट मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये फ्री एंड पेड सोर्सेज, ये दोनों हम प्रैक्टिकली स्टडी करते हैं सेशंस में, ठीक है। यस, अभी मैं कुछ कोर्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, मैं क्विकली कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लेता हूँ। ये जो वर्कशॉप है ये 2 days ऑफलाइन है, एंड आपको नासिक में आना है। नासिक के हमारे उद्योग वर्धिनी ऑफिस में ऑफलाइन सेशंस होंगे, जो भी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन होंगे वो सारा आपके हमारे ऑफिस में होगा। एंड फिर जो 1 डे जो 1 डे नहीं बट हाफ डे इंडस्ट्रियल विजिट जो होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब हम ही ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको नियरेस्ट एक आपको अच्छे पैक हाउस में लेके जाते हैं जहाँ पे लाइव पैकेजिंग हो रहा है, लाइव एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारा आपको एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं, दिखाते हैं एक्चुअल में कैसे पैकेजिंग होता है, कंटेनर लोडिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती है। हमारे लास्ट विजिट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को लाइव मीट का एक्सपोर्ट भी देखने मिला था। सो अकॉर्डिंगली जो कंटेनर का शिपिंग का स्केड्यूल है उसके हिसाब से आपको चीजें देखने मिलेगी, बट आपको सारा चीजें लाइव देखने मिलेगा।
एंड ये जो वर्कशॉप है इसका जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 12,000 रुपीज। 12,000 में आपका 2 डेज का पूरा वर्कशॉप, लंच, हाई टी, ट्रैवलिंग, मतलब जो भी लोकल लॉजिस्टिक्स रहेगा टू द विजिट, एंड स्टे, ये सारा प्राइस इंक्लूडेड रहेगा। एंड जो लोग अभी एडवांस बुकिंग करेंगे, जो लोग एडवांस वर्कशॉप के लिए जो एडवांस बुकिंग करेंगे, उनको आप अभी आज को आपको सिर्फ सीट रिजर्व करना है। आपको जो बैलेंस पेमेंट है वो आपको एट द टाइम ऑफ वर्कशॉप या आप ये कमिंग वीक में पे कर सकते हो, बट अभी आपको सिर्फ 1,000 रुपीज पे करना है। एंड जो लोग अभी एडवांस में सीट बुक करेंगे, सो हम आपके सारे होटल रिजर्वेशन है, फूड लॉजिस्टिक्स है, सारी चीजें हम जल्दी बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप एडवांस में बुक करते हो तो आपको सब्सिडाइज प्राइस में रहेगा। सो आप 8,000 में, अगर आपको स्टे नहीं चाहिए तो आपका रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट आपको 7,000 पे करना है। एंड अगर आपको भी स्टे चाहिए तो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट आपको 8,000 पे करना है। तो टोटल अगर आप आज एडवांस पे करते हो 1,000 रुपीज, तो आपको सिर्फ 8,000 फीस एप्लीकेबल होगा विदाउट स्टे, एंड विद स्टे अगर करोगे तो आपको 9,000 फीस एप्लीकेबल होगा। एंड ये जो रजिस्ट्रेशन लिंक है 1,000 रुपीज का सीट बुकिंग का, मैं आपको लिंक चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ऑन स्पॉट रजिस्टर करते हो, अगर आप नेक्स्ट वीक में रजिस्टर करते हो, तो आपके लिए 12,000 फीस रहेगा, क्योंकि हमें जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट करना है, होटल्स वगैरह बुकिंग करना है, वो सारे चार्जेस ऑन स्पॉट बहुत हाई हो जाते हैं। तो जितना आप एडवांस में अभी आज अगर आप प्लान करते हो, अगर आप 1,000 रुपीज पे करते हो, तो आपको इमीडिएटली हम सब्सिडाइज प्राइस में दे सकते हैं। सो नाउ विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ चैट बॉक्स पे, इसका 1,000 रुपीज पे करने के लिए एडवांस सीट, जो अगर आपको जिन लोगों को बुक करना है आप इसमें कर सकते हो। यस, तो आपको इस प्राइस में इंक्लूडिंग स्टे है, इंक्लूडिंग स्टे आपको इस प्राइस में रहेगा। ओके, नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस है रिमेनिंग। सर, इज एनालिटिक्स नेसेसरी फॉर एक्सपोर्ट? एनालिटिक्स सीखना आपका म्यूट है सर। हाँ, सो एनालिटिक्स मीन्स लाइक जो नंबर हम स्टडी करते दैट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आ, एक सेकेंड, अब जिनका क्वेश्चन है, एक सेकेंड मैं उनको कुछ बोलता हूँ। हर्ष, आपका जो क्वेश्चन है आप वापस पूछिए। यस, अगला है कि सर एक्सपोर्ट मार्केटिंग मतलब क्या रहता है? हाँ, सो एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज नथिंग बट कि लाइक स्पेशली ये ऑफलाइन में ज़्यादा प्रिफरेबल रहता है, जहाँ पर लाइक एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं। तो एग्जीबिशंस लाइक फॉरेन कंट्री में भी होते हैं और इंडिया में भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल्स के। ठीक है। सो अगर आप लाइक आपको मार्केटिंग करना है तो ऑफलाइन मार्केटिंग एग्जीबिशन का ये ज़्यादा प्रिफरेबल है, क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में जो इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिशंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर फॉरेन से लाइक यूएसए से, कनाडा से, रशिया से, चाइना से, जापान से काफ़ी लाइक इंपोर्टर्स आते हैं। वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, अपना टाइम एंड कॉस्ट दोनों स्पेंड करके आते हैं। वो आते क्यों है? वो आते हैं कि उनको नए सप्लायर चाहिए। ठीक है। सो अगर आपका एग्जीबिशन में आपका स्टॉल है, इंपोर्टर खुद आएंगे आपके स्टॉल पे, वहां पर आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा। लाइक स्टॉल में आपने जो प्रोडक्ट्स लाइक एग्जिबिट कर रहे हो, प्रोडक्ट वो प्रैक्टिकली चेक करेगा। ठीक है। ठीक है। सो ये ऑफलाइन मार्केटिंग आप कर सकते हो। ठीक है। यस, ओके, Yeah. ग्रेट। ऑलरेडी एक फर्स्ट एडमिशन आ चुका है, अवधूत ताहिर इनका, जो नासिक से ही है। नेक्स्ट है कि सर, हाँ, वो हर्ष का क्वेश्चन है, इज एनालिटिक्स रिक्वायर्ड टू फाइंड नंबर ऑफ कस्टमर्स और क्लाइंट्स इफ यू वांट टू फाइंड ऑनलाइन कस्टमर्स? हाँ हाँ। सो जैसे मैंने कहा था कि स्पेशली जो आपको बायर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारे ऐसे पोर्टल्स है, मोस्टली वो पेड पोर्टल्स है। सो आपको अपना प्रोडक्ट का कोड वगैरह डालना पड़ता है वहाँ पर, तो आपको इजीली पूरा लिस्ट मिल जाता है। अगर आपको स्पेसिफिक कंट्री का देखना है तो आप वो भी चेक कर सकते हो कि उस कंट्री में लास्ट ईयर या फिर लास्ट मंथ भी आप चेक कर सकते हो कि कितने इम्पोर्टर ने वहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है वो इम्पोर्ट किया है, तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। आप ये भी चेक कर सकते हो कि उसमें लाइक अगर आपको चेक करना है कि इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हुआ है, तो वो नंबर भी आप स्टडी कर सकते हो। वो आपको पता चल जाएगा कि मंथली इंडिया से इतना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जितने भी इंडिया के पोर्ट्स है, चाहे कलकत्ता का पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, मुंबई मुंद्रा पोर्ट है, ठीक है, सारे पोर्ट का डेटा आपको मिल जाएगा, तो आप इजीली अपने प्रोडक्ट को स्टडी कर सकते हो। ओके,
अगला है कि सर फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स द मैन्युफैक्चरर नेम एंड एड्रेस इज मेंशन ऑन द पैक, हेंस द मर्चेंट एक्सपोर्टर there is at the risk that the buyer can directly contact the manufacturer, hence how to deal with this challenge. तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको लाइक उसके पैकिंग में ही देगा, वो आपको वाइट लेबलिंग करके भी दे सकता है, ठीक है। सो मैं पर्सनली जो है मैं मैन्युफैक्चर से परचेस करके ही एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, जो भी स्टील एंड एल्यूमिनियम है, ठीक है। सो जो भी पैकिंग रहता है मैं मैन्युफैक्चर को बता देता हूँ कि इसमें आपका कोई भी ब्रांडिंग नहीं होना चाहिए, तो आपको नॉन ब्रांडेड ही आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। या फिर इन केस अगर आपका मैन्युफैक्चर मना कर देता है तो यू फिर आपको उस केस में आपको दूसरा मैन्युफैक्चर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली मैन्युफैक्चर मना नहीं करेगा, मैन्युफैक्चर का काम है लाइक मैन्युफैक्चरिंग करके आपको सेल आउट कर देना। आपका टर्म कंडीशन आपकी ये है कि आपको उसमें के ऊपर मैन्युफैक्चर की ब्रांडिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर वो बल्क में भी सप्लाई करते हैं नॉन ब्रांडेड, ठीक है। एंड कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देखना है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे हमारा चैनल का नाम है उद्योग वर्धिनी। आप उद्योग वर्धिनी के चैनल पे जाइए, यहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से हमारा प्लेलिस्ट है। आज के यहाँ ये प्लेलिस्ट में आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, आप वापस देख सकते हो आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग। एंड ऑफ कोर्स जिन लोगों ने रजिस्टर किया है इस वेबिनार के लिए, आप लोगों को पर्सनली व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा इसका वेबिनार का रिकॉर्डिंग का लिंक। एंड मैं जरूर आप सभी को रिकमेंड करूंगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। एंड हमारे कुछ एक्सपोर्टर्स जो हमारे एल्यूमनाइज है, जिन्होंने हमारा कोर्स किया एक्सपोर्ट का एंड आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके आप जरूर वीडियो देखिए, आपको उनका वीडियो देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। वो भी आप जैसे एक स्टेज पे थे कि वो कभी चूज नहीं कर पा रहे कौन से इंडस्ट्री में जाना है, या एक्सपोर्ट में आने से वो डर रहे थे एंड प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं कर पा रहे थे कौन से प्रोडक्ट में जाना है, एंड वो करियर सिलेक्शन के फेज में थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारा कोर्स किया है आज बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो आपको मैं दो वीडियोस जरूर रिकमेंड करूंगा। हमारे चैनल पे आप धंधे की बात नाम से एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे हमारे एल्यूमना है गोपाल सानप, जिन्होंने 2019 में हमारा कोर्स किया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। वो तभी कॉलेज में थे, उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया एंड वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इमीडिएटली आए। आज वो इंपोर्ट में काम करते हैं, ईरान से वो एप्पल में काम करते हैं, एप्पल इंपोर्ट करते हैं। आज वो साल का 30 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, उनका उम्र है सिर्फ 25 साल, 25 ईयर्स। फिर हमारे और एक पार्टिसिपेंट है महेंद्र शिंगारे, जो जिन्होंने फर्स्ट डील में सिर्फ 200 रुपये प्रॉफिट कमाया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। एंड बट उन्होंने कंसिस्टेंटली काम करते गए आज वो 58 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। आज अक्रॉस द वर्ल्ड, आज यूएस में उनका काम है, आज अभी वो यूएस में भी अपना खुद का ऑफिस खोल रहे हैं एंड दुबई में उनका ऑलरेडी ऑफिस है। 58 करोड़ का वो टर्नओवर कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। वो फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेस फूड में बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो अब ये दोनों हमारे एल्यूमनाइज है, दोनों ने हमारा प्रोग्राम किया है एंड वहां से उनका पूरा जर्नी शुरू हुआ है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी ये स्केल पे काम कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास मतलब इन दोनों के पास तो कुछ भी फंड्स नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने शुरुआत की। उनको बस जरूरत है नॉलेज की, सही प्रोडक्ट सिलेक्शन की, एंड आप इमीडिएटली इस इंडस्ट्री में अच्छे का लेवल पे काम कर सकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटीज है एंड मार्केट में नॉलेजेबल एक्सपोर्टर्स बहुत कम है। तो आप अगर नॉलेज लेकर आते हो, सही प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाते हो, कहाँ एक्सपोर्ट करना है ये समझ जाते हो, तो आपको बहुत स्कोप है इसमें। एंड ये जो वर्कशॉप है, इसका अगेन इसका फीस है 12,000 रुपीज। बट अगर आप आज रजिस्टर करते हो, अगर आपको सिर्फ 1,000 रुपीज पे करना है आपका सीट रिजर्व करने के लिए, आपका सीट रिजर्व हो जाएगा तो हम आपके सारी ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड लॉजिस्टिक्स, सारी चीजें हम एंड स्टे, ये सारी चीजों का हम कवर कर पाएंगे, एडवांस में बुकिंग कर पाएंगे। तो आपको आज सिर्फ 1,000 रुपये पे करना है। आपको जो बैलेंस अमाउंट है, तो जो लोग स्टे चाहते हैं उन लोगों के लिए बैलेंस उन लोगों का टोटल फी रहेगा 9,000 रुपीज अगर आप आज बुक करते हो तो। एंड जो लोग स्टे नहीं चाहते उन लोगों के लिए फीस रहेगा 8,000। तो आपको जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है, आपका जो एडवांस बुकिंग है, टोटल फीस में से आपका एडवांस बुकिंग कट हो जाएगा एंड आपको रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट ही पे करना है बाद में। बट आज आपको सीट रिजर्व करना है। आप जितने लोग आज सीट रिजर्व करोगे उनके लिए ही ये प्राइस है, अदरवाइज आपको 12,000 रुपीज इस प्रोग्राम का फीस होगा। नाउ विल कम बैक विद द क्वेश्चंस।
बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके, हाँ, यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ। यूट्यूब पे उद्योगवर्धिनी नाम है, बट मैं फिर भी आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रैप इंपोर्ट करने का क्या प्रोसीजर है? आपका म्यूट है सर। ठीक है। सो यस सर। स्क्रैप अगर आपको इंपोर्ट करना है या फिर फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके लिए आपको एल्यूमिनियम या फिर स्टील का स्क्रैप चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको कंट्रीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस कंट्री से आपको इंपोर्ट करना है। इट कैन बी गल्फ, इट कैन बी यूएस, इट कैन बी यूरोप। ठीक है। मोस्टली यहाँ से ज़्यादा स्क्रैप ज़्यादा इंपोर्ट होता है। और आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा सीएचए को। ठीक है। क्योंकि कस्टम फॉरेन से आप कोई भी आप रिसोर्सेज आप इंडिया में लाओगे, तो जैसे मैंने कहा था कि पोर्ट पर उसका कस्टम क्लियरेंस होता है। तो पहले आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा सीएचए को कि हम ये प्रोडक्ट, हम एल्यूमिनियम का स्क्रैप या फिर हम स्टील का स्क्रैप हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। उसको कंट्री भी बताना पड़ेगा कि हम दुबई से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूएई से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको एक्सपोर्टर से क्या डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इंपोर्ट के टाइम पर आपको कुछ ऐसा क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट नहीं बनाने पड़ते, वो सारे डॉक्यूमेंट आपका एक्सपोर्टर आपको सप्लाई करेगा। तो एक बार आप सीएचए से बात कर लो और उसको पूछो कि हमको एक्सपोर्टर से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। वो डॉक्यूमेंट आपको बात करना पड़ेगा एक्सपोर्टर के साथ। अगर वो सारे डॉक्यूमेंट आपको दे सकता है तो आप इंपोर्ट कर लो। ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि इंपोर्ट जो होता है इंडिया में वो मोस्टली 100% एडवांस देकर ही होता है। ठीक है। काफी कम बार मैंने सुना है कि किसी ने क्रेडिट में इंपोर्ट किया है। ठीक है। और काफी ज्यादा बार मैंने ये सुना है कि एक्सपोर्ट जो करते हैं, नए नए एक्सपोर्टर आ जाते हैं, वो क्रेडिट में एक्सपोर्ट करते हैं बट इंपोर्ट करते हैं 100% एडवांस देके। ठीक है। तो ये हमको थोड़ा चेंज करना है, ये जो माइंडसेट है। ठीक है। ये पूरा हमको, ये जो ट्रेंड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जो इंडिया इंडिया से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होता है, ये ट्रेंड हमको चेंज करना है। ठीक है। सो इंपोर्ट में तो ये कस्टम क्लियरेंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है। बट हाँ, आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, सारे सर्टिफिकेशन आपको रेडी रखना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। नासिक जो लोग ट्रेन से आना चाहते हैं उनके लिए नासिक ट्रेन स्टेशन नेम है नासिक रोड। तो या आईएस के नासिक आता है, तो आप वहां पे आ सकते हो। नासिक रोड स्टेशन से आप, हमारा जो सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग होगा, वहाँ, ये सेंट्रल बस स्टैंड, ये सबसे सेंट्रल लोकेशन है नासिक का। तो आप डायरेक्टली बस या आप डायरेक्टली ऑटो से आ सकते हो, शेयरिंग ऑटो से। तो काफी आपको आसान है हमारा लोकेशन पे आने के लिए। ओके। एंड मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक आपको भेज दिया चैट बॉक्स पे, वो देखिए। आप हमारे जो एल्यूमनाइज है उनका जरूर वीडियो देखें, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आपको जरूर किसी का क्वेश्चन है, सर आई एम लर्निंग स्टूडेंट, कैन आई स्टार्ट फर्स्ट जॉब इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी? कि इस कोर्स के बाद मतलब जॉब मिल सकता है क्या, उसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या, ऐसा जॉब करना भी चाहिए या नहीं, ऐसा क्वेश्चन। देखो, जॉब करना नहीं करना वो तो आपका लुकआउट रहेगा, बट जो प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, ठीक है, सेशन में तो मैं पूरा स्टार्ट टू एंड में आपको पूरा कंप्लीटली गाइड कर दूंगा। ठीक है। और आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है तो ज़रूरी नहीं कि आपको फुल कंटेनर ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। आप स्मॉल स्मॉल कंसाइनमेंट बाय कुरियर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, डीएचएल, फेडेक्स के थ्रू, इंडियन पोस्ट के थ्रू, बाय एयर आप ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। सो एक बार आपका कंसाइनमेंट हो गया, थोड़ा सा कंसाइनमेंट कर लो, बायर से जो भी आता है 30 kg, 50 kg, 100 kg, वो आप एक्सपोर्ट करो। ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाएगा। तो ऐसा प्रैक्टिकली, लाइक आपने नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है। आपने जॉब वगैरह नहीं किया, फर्स्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक ट्राई करो। ठीक है। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा रिस्की नहीं है स्मॉल कंसाइनमेंट करने के लिए। एक बार आपका स्मॉल कंसाइनमेंट हो जाता है, आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है। बड़ा अगर आपको जॉब करना है तो वो आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा। ठीक है। यस। अगला है कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंट बन सकते हैं क्या, उसमें भी करियर है क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंट, ठीक है, ये इसको इंडेंटिंग एजेंट कहा जाता है। तो इंडेंटिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि ये फॉरेन में भी रह सकते हैं, इंडिया में भी रह सकते हैं। तो इनका काम ये रहता है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो डील है वो क्रैक करके देना। सपोज इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर है एंड जो इंडेंटिंग एजेंट है उसके पास एक फॉरेन में कोई इंपोर्टर है। ठीक है। तो वो एक्सपोर्टर के बिहाफ में काम करके सारा वो ट्रांजेक्शन करा के दे देगा और कमीशन बेसिस पे काम करेगा। तो इंडेंटिंग एजेंट ये भी रहते हैं, ये भी आप कर सकते हो। बट अगर आप सीएचए पूछ रहे हो मुझे, कस्टम हाउस एजेंट, तो अगर आपको सीएचए बनना है जो पोर्ट पर सारा कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटीज करता है, तो ये सीएचए जो रहता है इनके पास लाइसेंस रहता है। ठीक है। और वो लाइसेंस के लिए एक एग्जाम देनी पड़ती है। ठीक है।
तो एग्ज़ाम आपने क्रैक किया तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपको लाइसेंस मिल गया देन आप जो एक्सपोर्टर है उनका क्लियरेंस आप करा के दे सकते हो। ओके। एंड सर, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट, हाउ टू कनेक्ट विद बायर इन अदर कंट्रीज? मतलब ये बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसी पे ही तो हम हाँ गाइडेंस करने वाले हैं। बट आप इसमें शॉर्ट में क्या बता सकते हो? हाँ, ये पूरा कंप्लीटली इसका प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाला है। ठीक है, तो पूरा हम प्रॉपर इसका ऑनलाइन पोर्टल नंबर हम स्टडी करेंगे, जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उसका मार्केट कैप भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसका कितना बड़ा मार्केट है, कितना ज़्यादा इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, सो ये तो बड़ा प्रैक्टिकल है, ये शॉर्ट में बताना लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम सेशन में ही ये डिस्कस करते हैं, स्पेशली प्रोडक्ट एंड मार्केट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस सर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की मांग है क्या? यस डेफिनेटली, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। ठीक है, स्पेशली अगर मैं एग्जांपल लूँ, अश्वगंधा पाउडर वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये इसका जो एक्सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ठीक है, सो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का डिमांड डेफिनेटली है और ये बढ़ेगा, बढ़ते रहेगा ये। एंड सर, चिकन का एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा कंट्री अच्छा है? चिकन का एक्सपोर्ट करना है तो आपको ये गल्फ मिडल ईस्ट, ठीक है, ये अच्छा मार्केट रहेगा। आप यूरोप भी टैप कर सकते हो, अफ्रीकन कंट्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, बट क्या है कि इसमें जो सर्टिफिकेशन रहता है हर कंट्री का अलग अलग रहता है। जैसे गल्फ के लिए हलाल सर्टिफिकेशन वगैरह होता है, यूरोप में कोई अलग डिफरेंट सर्टिफिकेशन रहेगा। तो पहले आपको ये चेक करना है कि वो सर्टिफिकेशन के हिसाब से आप जो चिकन है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले वो बैक स्टडी पहले करना पड़ेगा इसका। बट होता है, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है ये मीट एंड इवन लाइव एनिमल दोनों एक्सपोर्ट होता है। ओके। और सर, लेमन से ऐसे क्या वैल्यूएडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है हो सकता है कि जिसमें अच्छा मार्जिन है? लेमन से लेमन पाउडर भी होता है। ठीक है, और लेमन से काफ़ी सारे लाइक केमिकली देखा जाए तो उसको एसिटिक एसिड कहा जाता है, तो लेमन से भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेमन पाउडर एक एग्जांपल है उसका। ठीक है, तो ये हम लाइक जब प्रैक्टिकल सेशन रहेगा तो इसको हम और डीप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और लेमन का आई थिंक ये भी रहता है कुछ एसेंशियल ऑयल, नॉट एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज होता है। ठीक है। राइट। अगला है कि सर, ओनियन पाउडर एक्सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? हाँ, देखो, कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो मार्केट सिलेक्शन का पार्ट है वो। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई, सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका एचएस कोड क्या है। तो वो एचएस कोड के हिसाब से हम जो टॉप इंपोर्टर है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अनियन पाउडर के लिए मुझे पता है यूएसए सबसे बड़ा मार्केट है इसके लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्जिन, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यूएसए से मिलेगा इसके लिए, यूएसए एंड देन यूरोपियन कंट्रीज। सर, लेदर टॉयज एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब कैसा है मार्केट? टॉयज में देखो, लेदर है या फिर कोई अदर प्रोडक्ट्स के भी है, तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो बजट हुआ था उसमें टॉयज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। एक तो है टॉयज एंड लेदर फुटवेयर। ठीक है, सो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है एंड टॉयज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका भी लाइक अभी तक जो है ना, अभी तक जो हमने देखा है कि ये स्पेशली चाइना वगैरह से टॉयज वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होते थे। बट गवर्नमेंट ने अभी उसके ऊपर बैरियर ला दिया है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह ला ली है, ताकि इंडिया में जो टॉयस इंडस्ट्री है उसको बूस्टअप मिले। ठीक है, एंड रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने है इसका लाइक जो बजट हुआ था उसमें काफ़ी फोकस किया है टॉयस पर। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या फिर वुड वाले हैं या फिर मेटल वाले हैं, लेदर वाले हैं। ठीक है, सो ये टॉयज का एक्सपोर्ट डेफिनेटली ग्रो हो रहा है, इसका भी ग्रो हो रहा है, इसमें आप फोकस कर सकते हो, ये हाई मार्जिन कैटेगरी में आता है। ठीक है। ओके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ड्यूटी, हु कैलकुलेट फॉर इंपोर्ट शिपमेंट? हाँ, तो इम्पोर्ट ड्यूटी देखो, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट है, अगर आपको इंपोर्ट करना है आलमंड्स। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने पहले इसको डिफाइन करके रखा है कि आलमंड का जो कोड है उसके ऊपर, यानी ये कोड वाइड पूरा ये कोडेड रहता है, ये आलमंड का एक जो भी कोड है उसके ऊपर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी है। ठीक है, दूसरा है कि अगर आपको कोई कार वगैरह इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपको इंपोर्ट करना है तो उसके ऊपर जीएसटी पकड़ के 500% तक इम्पोर्ट टोटल ड्यूटी है। ठीक है, जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी ही 125% है। ठीक है, तो जैसा एलमंड के ऊपर मैंने कहा, एलमंड के ऊपर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी है, बट वो जीएसटी आपको देना पड़ेगा, जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट का एलमंड के ऊपर जितना जीएसटी है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स है, इसके ऊपर आपको वो कोड वगैरह डालना पड़ता है और पूरा आपको लिस्ट मिल जाता है कि आपको
टोटल ड्यूटी कितना पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी कितना पे करना पड़ेगा, जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, कंबाइनली कितना पे करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट के पोर्टल पर है। उस पोर्टल को कैसे यूज करना पड़ता वो प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। Yes, yes, yes. Thank you. Yes, Shubham sir, I think we have covered all the questions. Thank you so much, sir, for wonderful guidance. And ये काफी यूनिक वर्कशॉप हमने डिजाइन किया है। हमने इतने साल से हम वर्कशॉप ये कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गाइड कर रहे हैं, बट इसमें हमने बहुत एडवांस चीजें ऐड करी है एंड इंडस्ट्रियल विजिट आपको भी करवा रहे हैं। तो ये वर्कशॉप में हमारा एम यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, हैंड्स ऑन नॉलेज मिले, एंड आपको आपका बिजनेस शुरू करने में जितना आप 80% 90% आपको पूरा पहुंचाना चाहते हैं, 10% अभी आपको सिर्फ रिमेनिंग आपको खुद से शुरू करना है, उसमें उतरना है। तो ये पूरा आप इसको वर्कशॉप में पूरा गाइड करेंगे। एंड ये बेसिकली इसमें हैंड्स ऑन आपको वन मोर चीज, आपको लैपटॉप लेकर आना है आपका, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकली सारी चीजों पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। तो हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको पूरा करवाना करके करके लेना है आपको खुद से। तो इससे क्या होगा, जितना आप प्रैक्टिकली आप खुद एक्सपोजर मिलेगा, आप जब खुद से करोगे तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। तो यही हमारा पर्पस है ये ऑफलाइन करने के लिए, ये ऑफलाइन वर्कशॉप इसी के लिए है। एंड ऑफ कोर्स आपको इंडस्ट्रियल विजिट एंड जितने भी पार्टिसिपेंट है उनका एक आपस में अच्छा नेटवर्क बन जाता है। हमारे लास्ट बैच में यहाँ से जर्मनी से पार्टिसिपेंट आए थे, एंड एंड बहुत अलग अलग सिटीज से लोग जुड़े थे, एंड वो काफी अच्छा सबका ग्रुप बना था। एंड आज आपस में कुछ लोग तो बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। तो ये वर्कशॉप में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, नेटवर्क भी मिलेगा। सर के साथ आपका डायरेक्टली जो भी आपको क्वेरीज है वो डायरेक्टली आपके आंसर होंगे, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। एंड लॉट ऑफ इंटरेक्शन विल हैपन इन दिस वर्कशॉप। तो यही पर्पस है कि प्रैक्टिकली एक्सपोर्टर्स बढ़ोगे बढ़ेंगे भारत में, तो और भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होगा एंड भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो यही हमारा पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए ये बिजनेस में, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ले एंड हाई मार्जिन प्रोडक्ट में काम करें, ना कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में। हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में जितना आप काम करोगे उतना आपको अच्छा पोटेंशियल है। सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। जो लोग आज रजिस्टर करेंगे इस लिंक पे, आपको सिर्फ 1000 रुपीज पे करना है, सीट रिजर्व करना है। ऑलरेडी वी हैव रिसीव 4 रजिस्ट्रेशन सो फार, एंड आपको यहाँ लिंक पे जाके रजिस्टर करना है। एंड वहां पे जाके आपको सिर्फ 1000 रुपीज पे करना है, रिमेनिंग फीस आपको नेक्स्ट वीक में पे करना है। ये जो सेशन है ये 1 और 2 मार्च सैटरडे संडे फुल डे होंगे, एंड इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, कोर्स मटेरियल, लाइफ टाइम एक्सेस टू द प्री रिकॉर्डेड सेशंस, सारी चीजों का आपको एक्सेस मिलेगा। एंड ये वंस इन मतलब ये एवरी 6 मंथ ये वर्कशॉप हम कंडक्ट करते हैं। सो नाउ इज द टाइम, अब ये अच्छा टाइम है एंड काफी एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो आपको हैंड्स ऑन देखने भी मिलेगा एक्चुअल में एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है। तो ये टाइम है ये वर्कशॉप को लिए रजिस्टर करने के लिए। अगर आप डिले करते हो डिसीजन लेने में, तो आपको ऑन स्पॉट 12,000 पे करने पड़ेगा, क्योंकि ऑन स्पॉट होटल्स बुकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स है, फूड है, ये सारी चीजें के ऑन स्पॉट प्राइसेस भी बढ़ जाती है। तो आपको अगर अगर आप डिले करते हो तो आपको 12,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप आज आपका सीट रिजर्व करते हो 1000 रुपीज में, तो आप इसके लिए आपको सिर्फ ये सब्सिडाइज फी में मिलेगा। सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर देखिए udyogvardhini.com, एंड वो पॉडकास्ट भी देखिए। एट द सेम टाइम हमारे चैनल पे हमारे वेबसाइट चेकआउट कीजिए, हम अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, हमारे अलग अलग सक्सेस स्टोरीज है, हमारे बारे में पढ़िए। एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत नॉलेज मिलेगा हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा। एंड ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिससे आप प्रैक्टिकली इमीडिएटली बिजनेस शुरू कर सकते हो। सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। थैंक यू मोस्ट वेलकम। ऑल द ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव, एंड सी यू इन द वर्कशॉप। हम नेक्स्ट सैटरडे संडे मिलेंगे लाइव ऑफलाइन उद्योग वर्धिनी के ऑफिस में, ऑफलाइन सेशंस एंड देन इंडस्ट्रियल विजिट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव, एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय। एंड अगर किसी को हमें कांटेक्ट करना है
तो मैं चैट बॉक्स पे हमारा नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको अभी वो लिंक मिलने में डिफिकल्टी, मैं लिंक आपको चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक पे जाके आप आज के लिए सीट रिजर्व कर सकते हो इमीडिएटली। सो थैंक यू एंड एवरीवन एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक्स, बाय।